नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी की तकरीर, हिंद अमरीकी डील पर सख्त तनकीद, कहा हमने अपनी आवाम को अमरीका के हाथों भेज दिया। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर इश्तियालंगेजी, कहा बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनने वाली, मुसलमानों को कायदे से रहने की दी धमकी। पहली बार सरकारी तकरीबात में वंदे मातरम गाने पर प्रोटोकॉल जारी, तमाम 6 बंद गाने होंगे, वज़ारत दाखिला की सख्त हिदायत। मणिपुर में फिर तशद्दुद, फायरिंग और आतिशबाजी के बाद मजीद 2 अजला में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। नई नीति सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। लोकसभा में आज तकरीर करते हुए कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाले माहिदे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने ऐसे फैसले किए हैं जिनसे आम आवाम के मफादात मुतासिर हो सकते हैं। उनका कहना था कि अगर किसी भी माहिदे में ताकत का तवाज़ुन बराबर न हो तो इसका नुकसान कमज़ोर फरीक को उठाना पड़ता है। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमने अपनी आवाम को अमेरिका के हाथों भेज दिया, जो एक संगीन मामला है। राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि ऐसे बैनुल अक़वामी माहिदों की मुकम्मल तफसीलात ऐवान के सामने रखी जाएँ ताकि अवाम को मालूम हो सके कि किन शराइत पर फैसले किए गए। इनके मुताबिक कौमी खुदमुख्तारी और इक़्तिसादी आज़ादी पर किसी भी तरह का समझौता काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया, अब क्या अमेरिका तय करेगा कि हम कहाँ से तेल खरीदें? ऐसा किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ये कहता कि आप फ़लाँ मुल्क से तेल नहीं खरीद सकते तो ये तवानाई शोबे का हथियार बनाना है। इसी तरह टैरिफ में इजाफा मालियाती शोबे के वेपनाइजेशन की अलामत है। इन्होंने कहा कि हुकूमत को इस पर शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली ख़त्म करने के लिए आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के मकर द्वार के बाहर एहतजाज किया। पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल किए गए पार्टी के तमाम 8 अरकान पहले से ही मकर द्वार के बाहर धरना दे रहे थे। इस मौके पर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच माहिदे के खिलाफ नारे लगाते हुए पोस्टर भी लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक इश्तियालंगेजी करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद क़यामत तक दोबारा तामीर नहीं हो सकती। लखनऊ में एक तकरीब के दौरान इन्होंने दावा किया कि राम मंदिर के लिए 500 साल से जिद्दोजहद की जाती रही। इन्होंने कहा कि अब वो बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर क़यामत आने वाली नहीं है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी। लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी।
अयोध्या में भगवान राम का उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। उधर मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की याद में एक मस्जिद की तामीर का आगाज कर दिया गया है। मगरबी बंगाल के सियासतदान हुमायूं कबीर की निगरानी में मस्जिद तामीर की जा रही है। हुमायूं कबीर ने कहा कि शहीद बाबरी मस्जिद की याद में ये मस्जिद तामीर की जा रही है। जो विरोध कर रहा है उनसे हट जाइए, अपना अपना धर्म, अपने उनके लिए जो मंदिर या चाट जो मर्जी बना लीजिए, कोई मेरा इस्लाम की तरफ में कोई विरोध नहीं करूँगा। लेकिन मेरा इस्लाम का हक है कि अल्लाह को खुशी करने के लिए, मेरा इबादत करने के लिए ये मस्जिद बनाने का। और किसी लोग जो बोल रहा है कि बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने भारत सम्राट, वो उनको जो मीर बाकी उनको जो सेनापति था उनको देख के जो बाबरी मस्जिद बना के गया, वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बहुत अच्छा था जो क्यों ये तोड़ा, क्यों ये डिमोलाइजेशन किया। कहीं मेरा भारत का मुसलमान होने के तरफ, एक छोटा सा मुसलमान होने के तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है। जो ये मेरा मन का बात है, ये पूरा हो। हुमायूं, क्या आपको लग रहा है कि बाबरी मस्जिद निर्माण कार्य आज से चालू होने वाला है, उससे ठीक पहले मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस जानबूझ के आपके पीछे हाथ धो के पड़ी है, आपकी बेटी के पीछे, आपकी दामाद के पीछे? इनको जवाब 14 तारीख को एसपी को 2 घंटा घेराव करके रख के इनको जवाब देंगे। आपको किसी पहले एक काम शुरू होने दीजिए। भाई ने प्रेस मीडिया करके वो जो नया एसपी आया वो दिमाग दिखा रहा है लोगों को ऊपर, और वो एक नाजमुल मुफ्ती बोल के एक आदमी को लेके कितना टाइम मीटिंग किया, ये बाबरी मस्जिद रोकने के लिए क्या साजिश में वो जुड़ा हुआ है। इनको जवाब में 14 तारीख बेला 11 बहरमपुर एसपी घेराव करके इनको जवाब देंगे। लाखों आदमी को लेके, लाखों आदमी को लेके जो एसपी आया है बहरमपुर मुर्शिदाबाद
दीप्तिमान सरकार इनको जवाब देने के लिए मेरा साथी को लाखों लोग को लेके उनको सबक सिखाएंगे। आज जाएंगे बेलडांगा पुलिस स्टेशन? आज जाएंगे? आज नहीं जाएंगे, वो कल तो मेरा हुमकी से उनको छोड़ दिया, फिर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं 14 तारीख बेला 11 मैं टेक्सटाइल मोड़ के जाऊंगी, लाखों लोग को लेके जाऊंगी। मरकजी वज़ीर दाखिला ने रस्मी तक़रीबात में कौमी गीत वंदे मातरम गाए जाने के बारे में पहली बार बाज़ाब्ता प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसे सरकारी तक़रीबात के दौरान मुकम्मल तौर पर पेश किया जाना चाहिए। 28 जनवरी को जारी करदा एडवाइजरी में यह भी वाज़ेह किया गया है कि जब कौमी गीत वंदे मातरम और कौमी तराना जनगण मन दोनों एक साथ पेश किए जाएँ तो पहले कौमी तराने को पेश किया जाना चाहिए। हिदायत के मुताबिक बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय की तहरीर करदा वंदे मातरम के तमाम 6 बंद को तराने से पहले मुकम्मल तौर पर गाया जाए। कानपुर के एक HDFC बैंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बैंक के इस तनाज़े ने बहुत ख़राब शक्ल इख्तियार कर ली है। वीडियो में बैंक मुलाजिम आस्था सिंह गुस्से से ये कहते हुए नजर आ रही है कि मैं ठाकुर हूँ। अब वायरल वीडियो का दूसरा रुख भी सामने आ गया है। ये बयान रीतू त्रिपाठी का है, जो बैंक में काम करती थी और इस्तीफ़ा देने वहाँ आई हुई थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बैंक मैनेजर और क्लस्टर हेड का रवैया भी नामुनासिब था, जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। रीतू ने दावा किया कि इस दिन जो कुछ हुआ इसमें सबसे पहले आस्था ने बदतमीज़ी की। वीडियो वायरल होने के बाद आस्था सिंह ने कहा, यह मामला इस तरह से पेश नहीं है जिस तरह से इसे पेश किया गया है। मैं सही होने के बाद, क्योंकि जिसको गाली दी गई वो मैं थी, वो मेरा परिवार था। जिसकी बेइज्जती की गई वो मैं और मेरा परिवार था। जिसके साथ इतना सब कुछ गलत हुआ, जिसको डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दी गई कि मैं तुमको ठोक दूंगी, वो मैं और मेरे पति थे। पीड़ित मैं थी। तो उस कंडीशन पर मुझे वीडियो बना करके पहले बोलना चाहिए था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगला बंदा वो करके लक्ष्मी भाई, मतलब सॉरी, मैं किसी को इंडिकेट नहीं करना चाहती हूँ। वो मतलब कोई वो बनने की कोशिश कर रहे हैं बहुत महान और ऐसा, तो मैं एटलीस्ट इतना तो बोल सकती हूँ कि मेरा सपोर्ट करो, मैं गलत नहीं हूँ। और मैंने बस यही कहा वीडियो में जो आप लोगों के सामने है। वो उनका जैसे उन्होंने बोला वीडियो उनका वायरल हो कि मैं ठाकुर हूँ, फिर आपने बनाया कि मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ बिल्कुल। दरअसल देखिए, जो उनकी जो ये टैग लाइन जो फेमस हो गई है, ठाकुर हूँ मैं, इसकी वजह ये नहीं है कि किसी ने उनसे जाति पूछी, क्या पूछी। अगर आप खुद सोचिए, सिंपल सी चीज है, अगर किसी को लड़ाई करनी होगी जाके पूछेगा तुम किस जाति की हो, मैं फिर तुमसे लड़ाई करूँ? आप खुद सोचो, ये चीज क्या ये पॉसिबल है? ये तरीका है बोलने का? जिसको लड़ना होगा, जिसको गुस्सा करना हो, कैसे भी कर सकता है, उसको जाति पूछने का मैटर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो उनकी एक ये बात झूठ है। और जो उन्होंने बोला है ना, और किसी की जाति पूछने पर उसका जवाब ये हो सकता है, हाँ मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये बोला था। ना कि ये कि मैं ठाकुर हूँ तो मैं ठोक दूंगी, ये तरीका नहीं होता है बोलने का। ठाकुर हूँ मैं तो मैं ठोक दूंगी, ये धमकाने का तरीका है। बिल्कुल सामने है सबके, वो गाली थी। आप बैंक प्रेमाइसेस के अंदर रह करके आप किसी को गाली दे रहे हो और अगले के आप लैंग्वेज के बारे में बोल रही हो। आपकी खुद की लैंग्वेज कैसे, आप ये खुद सोचो ना। आप ऑन कैमरा बैंक एनवायरनमेंट में रह करके, प्रोफेशनल लेवल पे रह करके, जो उस बैंक का अकाउंट होल्डर है, जो उस बैंक में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के हस्बैंड भी हैं, आप उनके साथ ऐसी बात कर रहे हो किसी भी कंडीशन में? क्या ये बात सही है? और मैं एक चीज खुद ये कहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने किसी भी कंडीशन में, चाहे इन्होंने वहां पे सीनियर्स से बात की हो, बैंक के अंदर या बैंक के बाहर, दोनों कंडीशन में, या वहां के किसी भी एम्प्लॉय से बात की हो, बैंक के अंदर या बैंक के बाहर, किसी को भी किसी भी कंडीशन में अब्यूजिंग नहीं की है, गाली नहीं दी है। और ये बात मैं प्रूव भी कर सकती हूँ, वो लोग खुद भी देख लेंगे। मैं क्या प्रूव करूंगी, लोग खुद ही देख लेंगे। जिस वीडियो क्लिप की वो बात कर रही हैं कि अभी मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा, जो उनका भी लेटेस्ट वीडियो आया मैम का, कि वो बोल रही हैं कि वीडियो क्लिप हमारे सीनियर्स ने देखी है। इसका मतलब सारे सीनियर्स देख रहे हैं, सारे सीनियर्स को ये बात पता है कि आप गाली दे रहे हो, उसके बाद भी वो उनको रखे हुए बैंक में काम कर रहे हैं। वाह, अच्छी बात है। मतलब आप गाली देने वाली लड़की को, जो कस्टमर को, जो एम्प्लॉयज के फैमिली मेंबर्स को वो जो गाली दे सकती है, आपके लिए वो ठीक है, वो गलत नहीं है। उनके लिए मैं गलत हूँ। क्यों? मैंने क्या बोला? मैंने वहां पर मेरे हस्बैंड को जब वो गाली, मैंने ये बोल दिया, माइंड योर लैंग्वेज आस्था, क्या गलत बोल दिया था? और इस बात के लिए मुझे रोका जा रहा था, मेरे सीनियर से मुझे रोका। ये आकर के जो क्लस्टर हेड है हमारे सीनियर, उन्होंने ये बोला कि बेटा यही स्टाफ तुम्हारा काम आएगा। कौन सा स्टाफ काम आएगा मेरा? जो आज मेरे परिवार को गाली दे रहे वो कल मेरे काम आएगा। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में काली मंदिर के करीब खुले नाले में गिरने से एक मजदूर की मौत वाक़ हुई। बेगमपुर पुलिस स्टेशन को पीसीआर कॉल मौसूल हुई, जिसमें एक नौजवान के नाले में गिरने के बाद लापता होने की इत्तला मिली। जाए वक़ू पर पहुंचकर दिल्ली पुलिस, डीडीए और फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने फौरी तौर पर बचाव ऑपरेशन शुरू किए। नौजवान की लाश मिल गई और लाश को अम्बेडकर अस्पताल के मुर्दाखाने में ले जाया गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त बिहार के रहने वाले
27 साला बिरजू के तौर पर की गई है। इंतजामी लापरवाही की वजह से दिल्ली में 4 दिनों में 2 अमवात वाक़ई हुई हैं। पुलिस के मुताबिक 2 दोस्त बुद्धन दास और बिरजू कुमार रायपीर यानी 9 फरवरी को शाम तकरीबन 730 बजे अपनी कच्ची बस्ती में वापस आ रहे थे। शराब के नशे में धुत बिरजू अपना तवाज़ुन खो बैठा और खुले नाले में गिर गया। दूसरे दोस्त ने रात को किसी को इत्तला नहीं दी क्योंकि वो नशे में था और दोपहर को होश में आते ही मामले की इत्तला दी। पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। आपने यहाँ पर कॉल की थी? हाँ, मैंने कॉल की थी। क्या कॉल की थी और क्या आप लोगों ने देखा, क्या हुआ है यहाँ पर? मुझे पता चला था कि यहाँ पे कोई आदमी गड्ढे में गिर गया है और उस टाइम में मैंने देखा कि पुलिस वालों ने किसी को इंटीमेशन नहीं दिया था, किसी भी डिपार्टमेंट को, ना फायर को दिया था ना किसी और टीम को दिया था। उसके बाद मैंने आने के बाद 112 पे कॉल करी, उसके बाद सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी थे जिनकी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं आपको वो सारी प्रोवाइड करूँगा जो यहाँ पे चल रहा था, वो उसकी भी मेरे पास वीडियो है। और ये आदमी कल से इस गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसको 4 बजे इसके साथियों ने बताया पुलिस प्रशासन को जाके स्टेशन में जाके कि हमारा आदमी इसमें गिरा हुआ है। लेकिन उसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे तक किसी प्रशासन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। मेरे कॉल के बाद सारा प्रशासन यहाँ पे आता है और ये कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है। हाँ। तो क्या एक ही व्यक्ति इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर एक ही व्यक्ति है, बबलू नाम बीरू और 30-32 साल का बताया जा रहा है कि वो है, जिसकी अब बॉडी रिकवर हुई है। बाकी उसको भेजा गया संजय गांधी हॉस्पिटल में मोरजरी में। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद भड़कने के बाद रियासती हुकूमत ने अखरूल ज़िले से मुत्तसिल 2 पहाड़ी अजला कांगपुकी और कामजोंग में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी। पुलिस अफसरान ने बताया कि अखरूल ज़िले के ऑल्टन सिरिखोंग गाँव में ताज़ा फायरिंग और आतिजनी की वारदात सामने आई हैं। ये वारदातें इस वक्त हुई जब नागा तंजीमों ने नया खरोल और पड़ोसी कामजोंग अजला में कुकी लोगों की आमदरफ्त पर पाबंदी लगा दी। हुक्काम ने कहा कि अमन की मौजूदा सूरत-ए-हाल और इंटरनेट खिदमत के गलत इस्तेमाल के इम्कानात के पेश नज़र तमाम इंटरनेट और डेटा खिदमत बशमुल ब्रॉडबैंड, VPN और VSAT को आर्जी तौर पर मुअत्तल महदूद करने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। लोकसभा में राहुल गांधी की तकरीर, हिंद अमरीकी डील पर सख्त तनकीद, कहा हमने अपनी आवाम को अमेरिका के हाथों भेज दिया। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर इश्तियालंगेजी, कहा बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनने वाली, मुसलमानों को कायदे से रहने की दी धमकी। पहली बार सरकारी तकरीबात में वंदे मातरम गाने पर प्रोटोकॉल जारी, तमाम 6 बंद गाने होंगे, वज़ारत दाखिला की सख्त हिदायत। मणिपुर में फिर तशद्दुद, फायरिंग और आतिजनी के बाद मजीद 2 अजला में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट खिदमत मुअत्तल। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।